Hello dear students, this is me Asif Javed. I welcome one and all to my official YouTube channel Maths Quest. In today's lecture, I will be talking on a very important generalization in complex analysis, which is called as Cauchy residue theorem. So let me first of all give you the statement of Cauchy residue theorem. Then we will also prove this theorem. So what is the statement of Cauchy residue theorem? So let me give you the statement first. Cauchy residue theorem. This theorem states that let D be a bounded domain in C with piecewise smooth boundary smooth boundary del D. Suppose that f of z is analytic. This is analytic on D union del D except for a finite number of isolated singularities, say z1, z2 and so on zm in D. Then if you take the integral of the function over the boundary, then this is equal to 2 pi I times sum of residues. क्या मतलब है इसका? अगर आपके पास कोई D एक बॉन्डेड डोमेन है C में, यानी जिसको आप किसी सर्कल के अंदर एनक्लोज कर सकते हो ऑफ ए सर्टेन फाइनाइट रेडियस विथ पीस वाइज स्मूथ बाउंड्री. Suppose that function is analytic on both domain as well as on the boundary of domain except for a finite number of isolated singularities. यानी उसके अंदर डोमेन के अंदर आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, तो ये जो आपका इंटेग्रल होगा ये उन्हीं की वजह से होगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की वजह से. क्योंकि कॉशीज थ्योरम ये कहती है कि अगर आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज नहीं होती तो ये इंटेग्रल किसके इक्वल हो जाता? जीरो के इक्वल. लेकिन ये इंटेग्रल अगर यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की वजह से. ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है. ये आपकी डोमेन डी है, इसकी बाउंड्री है, पूरे डोमेन पे भी और इसकी बाउंड्री पे भी फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जैसे z1, z2, z3, z4 एंड सो ऑन zm. ये आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है. आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज का मतलब ये है कि इस पॉइंट को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह क्या है? एनालिटिक है. तो मैं इनको जानबूझ के आइसोलेट करता हूँ. सपोज इसको मैं सर्कल से आइसोलेट करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इस सब को हम इस सर्कल से आइसोलेट करते हैं. तो इनके बाहर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा. तो इस वाले पोर्शन में फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा. तो बिकॉज ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, तो देयरफॉर जो बाहर वाला पोर्शन है, जो जानबूझ के मैंने इन सबको आइसोलेट किया है क्योंकि इन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है. ठीक है. तो आपको प्रूव ये करना है कि ये जो एफ जी डी जी है ओवर होल डेल डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज 2 पाई आई टाइम्स रेजिड्यू ऑफ फंक्शन. कहाँ पे?
z1 पे प्लस रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट zm। तो ये इसको हम कहते हैं कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। लेट अस हैव अ लुक एट द प्रूफ। हियर वी गो। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, सिंस ये जो आपके पॉइंट्स हैं z केस, z केस वेयर k goes from 1 to m, मतलब z1 z2 z3 zm, they are isolated singularities, they are isolated singularities of function in domain D. We can enclose each singularity in a disk say uk, in a disk say uk, मतलब z1 को u1 में एनक्लोज कर देंगे, z2 को u2 में, z3 को u3 में एंड सो ऑन। और हर एक का रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल। जस्ट हमें उसको आइसोलेट करना है सच दैट जो यूके का क्लोजर है वो किसके अंदर कंटेंट होगा, वो डी के अंदर होगा। मतलब ये सब के सब किसके अंदर कंटेंट होगी, ये डिस्क ये डी के अंदर कंटेंट होगी। और इस तरह से चूज करनी है हमें ये डिस्क कि ये आपस में एक दूसरे से क्या होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यूके और यू जे दो डिस्क ले लूँ, उनका क्लोजर ले लूँ, ये एम्प्टी होनी चाहिए फॉर के नॉट इक्वल टू जे। मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको ये लिखना है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए, ये आपकी डोमेन की बाउंड्री है, ये आपकी डोमेन है, ये z1 है, सपोज z2 है, z3 है एंड सो ऑन zm। आप इन सब को ना, इसको u1 से कीजिए, इसको u2 से, इसको u3 से, इसको um से, सच दैट इनका क्लोजर अगर आप लेंगे तो वो सब के सब किसके अंदर कंटेन है, इसी डोमेन के अंदर कंटेन है, डी के अंदर। और आपस में देखिए क्या कोई किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, नहीं। और सभी आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डिसजॉइंट होने चाहिए, या म्यूचुअली सेपरेटेड भी हम इनको कह सकते हैं। तो अब जो आपकी डोमेन होगी डी एप्सिलॉन, ये डी एप्सिलॉन आपकी कौन सी डोमेन है, ये वो वाली डोमेन है जिसमें से आपको ये डिस्क्स को माइनस करना है। मतलब कौन सी डिस्क्स, ये जो z1 के अराउंड है, z2 के अराउंड है, मतलब k गोज फ्रॉम 1 टू m u केस। तो इन सब को अगर आप इनमें से माइनस कर देंगे तो जो नई डोमेन आपकी बनेगी वो नई डोमेन कौन सी होगी, ये वाली। ये जो चॉकलेट कलर का मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये शेड कर रहा हूँ। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं उन प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को मैंने डी एप्सिलॉन से बाहर कर दिया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इस डी एप्सिलॉन में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास एनालिटिक हो जाएगा। क्योंकि जिन पॉइंट्स की वजह से एनालिटिसिटी ब्रेक हो रही थी वो पॉइंट्स कौन से थे, z1 z2 z3, वो तो मैंने इस डोमेन से बाहर कर दिए। तो अगर मैं कॉशीज थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, इफ आई अप्लाई द कॉशीज थ्योरम हियर ऑन विच डोमेन, ऑन डोमेन डी एप्सिलॉन, तो डी एप्सिलॉन पे कॉशीज थ्योरम अप्लाई करने का मतलब ये है कि मेरा फंक्शन जो है इस डी एप्सिलॉन डोमेन पे क्या हो जाएगा, डी एप्सिलॉन डोमेन की बाउंड्री पे function will be equal to 0 because this function is analytic on this domain। अब ये जो आपकी डोमेन है डी एप्सिलॉन, फिर से मुझे यहाँ ड्रा करना पड़ेगा। ये है आपका z1, ये z2 है, ये z3 है एंड सो ऑन, ये zm है। इनके अराउंड ये u1 है, u2 है, u3 है, इनकी ओरिएंटेशन आप देखिए, मैंने कहा था ओरिएंटेशन इस तरह से आपने लेनी है कि आपकी डोमेन लेफ्ट साइड पढ़नी चाहिए। तो इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, इस तरह से घूमना पड़ेगा आपको,
इस तरह से ये इनकी हो जाएगी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। और इसमें बाहर वाली जो आपकी डोमेन डी है, मतलब इसकी ये जो दूसरी बाहर वाला जो ये आपकी बाउंड्री है, इसकी कहाँ कहाँ की तरफ आपको घूमना पड़ेगा, यहाँ की तरफ, क्योंकि जब आप यहाँ की तरफ घूमेंगे तब आपकी बाउंड्री जो है वो लेफ्ट साइड पड़ेगी। तो इसकी ओरिएंटेशन इसके अपोजिट है, इसकी ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और उनकी ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, डेल डी एप्सिलॉन जो है ये इन बाउंड्रीज और इस बाउंड्री का यूनियन है, मतलब U1 यूनियन U2 UM और यूनियन डेल डी ऑफ एफ जी डी जी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप किसके बराबर लिख सकते हैं, दिस इज डेल U1 किसका, एफ जी डी जी, लेकिन माइनस इसी तरह से फिर इसका भी माइनस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, डेल U2 एफ जी डी जी एंड सो ऑन डेल यू एम एफ जी डी जी प्लस ये वाली अब प्लस हो जाएगी, एफ जी डी जी इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस है, इसको इस तरफ रखिए और बाकियों को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, सो व्हाट यू विल गेट, so you will get del d fgtc, this is equal to, just a second, ये बन जाएगा आपका, this is equal to fgdz our boundary u1 plus our boundary u2 fgdz and so on plus del un fgdz। अब आप ऐसा कीजिए, what you will do now, अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहती है, रेजिड्यू की जो डेफिनेशन होती है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट जैसे z1 पे किसके इक्वल होगा, दिस विल बी 1/2 पाई इंटेग्रल डेल u1, क्योंकि z1 को कौन एनक्लोज कर रहा है, u1 एफ जी डी जी। सिमिलरली जब आप रेजिड्यू निकालेंगे इस फंक्शन का कहाँ पे, z2 पे, तो वो हो जाएगा 1/2 पाई इंटेग्रल वो वाली बाउंड्री जो उस Z2 को एनक्लोज कर रही है, मतलब डेल U2 एफ जी डी जी। तो यहाँ पे देखिए ये एफ जी डी जी और डेल U1 जो है ये किसके इक्वल हो गया, 2 पाई टाइम्स रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट Z1। सिमिलरली ये जो आपका डेल U2 है एफ जी डी जी, दिस इज इक्वल टू, दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स रेजिड्यू ऑफ दिस इज 2 पाई टाइम रेजिड्यू ऑफ दिस, मतलब इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई टाइम्स रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट Z1। ये किसके इक्वल है, दिस इज 2 पाई टाइम रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट Z2। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं रेजिड्यू ऑफ 2 पाई टाइम्स रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट Zn। तो कुल मिला के ये किसके इक्वल हो जाएगा, इफ यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दिस मीन्स जो आपका एफ जी डी जी है, 2 पाई को सबसे कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जी एट Z1 प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जी एट Z2 एंड सो ऑन प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जी एट ZM। ठीक है, जो भी M या N है, आई गेस M है। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स, इसको मैं समेशन लिख सकता हूँ, समेशन K गोज फ्रॉम 1 to M
रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड के। तो ये जो आपका इंटेग्रल है ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं कॉशी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो ये है आपकी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।